मैम। यस होती। मैम, मेरे पास एसपीएसएस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो मैं आगे की क्लासेस कैसे लूँ? आज वाली क्लास में हमने एक्सेल करना है, एसपीएसएस सॉफ्टवेयर नहीं करना, डोंट वरी। ओके मैम। नहीं, आपने पिछले क्लास में एसपीएसएस का हाइपोथेसिस वगैरह समझाया था ना, तो मेरे को लगा हमने एसपीएसएस सेम हाइपोथेसिस आज एक्सेल में कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखना है। ओके मैम। उन हाइपोथेसिस को हम एक्सेल में भी सॉल्व कर सकते हैं, सो वी विल लर्न टू सॉल्व दोज हाइपोथेसिस इन एक्सेल टुडे। ओके मैम। Let us just wait for 2-3 minutes for other students to join.
Good afternoon, Shiv. गुड आफ्टरनून मैम। What is this happening? एक बच्चा ज्वाइन करता है, एक बच्चा लीव करता है, फिर एक ज्वाइन करता है, फिर एक लीव करता है। नहीं मैम, मैंने मेरी हुई थी लीव, वो मेरा एकदम वाईफाई बंद हो गया। नहीं, तुमसे पहले भी 2 बच्चे थे, आ गई हिमांशी भी आ गई, ज्योति भी थी अभी मीटिंग के मैम वो अंदर। मेरा नेटवर्क कनेक्शन नहीं आ रहा था। ठीक है, बाकी बच्चों को भी बोलो ज्वाइन करने के लिए। और भी बच्चे थे, कौन था? हिमांशी, शिव, रमन, दिव्या, ज्योति गोयल वॉज ऑल्सो देयर। Okay, so meanwhile those students are joining. Let us start with. मैम आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, पहले तो हमने लास्ट क्लास में कुछ हाइपोथेसिस फ्रेम करे थे, हमें देखना है कि हम उनको टेस्ट कैसे करेंगे, और हमने एक्सेल में सीखना है कि एक्सेल में जेड टेस्ट और एक्सेल में टी टेस्ट कैसे लगता है और कितनी तरह के जेड टेस्ट और टी टेस्ट होते हैं। आज हमने कम्प्लीटली ये एक्सेल में करना है। मैं डेटाबेस बना के लेकर आई हूँ। आज हमने ये सारी चीजें एक्सेल में सीखनी है। मैम थोड़ा लास्ट क्लास को भी ओवरव्यू दे देना। बिल्कुल, लास्ट क्लास का ओवरव्यू मैं कंप्लीट दूंगी। लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन। I hope my screen is visible to everyone. Yes, ma'am. तो लास्ट क्लास में हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कुछ बेसिक्स सीखे थे कि हम क्यों रिसर्च कैरी आउट करते हैं, व्हाई डू वी नीड टू सिलेक्ट अ सैंपल, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, हाइपोथेसिस फ्रेम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने प्रपोजिशन और हाइपोथेसिस में डिफरेंस डिस्कस किया था। प्रपोजिशन और हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस था? प्रपोजिशन हमारी एक जनरल स्टेटमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइवेट स्कूल्स आर प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी एजुकेशन, जस्ट लाइक दिस। जब आप एक स्टेटमेंट, एक फैक्ट आप लोगों को बता रहे हो दैट दिस इज हैपनिंग, दैट इज हैपनिंग, दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट। Whereas hypothesis is when you are comparing something, when you want to, when you actually want to test something, जब आप ऐसे proposition को एक valid statement के अंदर जिसको आप test कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग प्राइवेट स्कूल्स आर प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी एजुकेशन, क्या मैं इसको टेस्ट कर सकती हूँ? मैं इसको किस पैरामीटर पे टेस्ट करूंगी? मैं इसको कैसे टेस्ट करूंगी? I cannot test it. So when I convert any proposition into a statement which can be tested for its validity, that is known as hypothesis. Like I have converted it here that private schools impart better quality education than government. So here you are comparing private schools with government schools. So now the statement is testable. So the statement which is testable is known as hypothesis, and the statement which is just a general statement, that is known as proposition. इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए थे। फॉर एग्जाम्पल, inflation rate in Indian economy is very high. It's a proposition. If you are saying inflation rate in Indian economy is higher than the world average, or inflation rate in Indian economy is higher than other developing countries, then it will become a hypothesis, because then there you are comparing the inflation rate of Indian economy with either the world average or with other developing countries. So there you can measure, you can test it. Then we studied कि दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। Null hypothesis always states that when you are, whatever you are trying to disapprove, whatever you do not want to prove, that is null hypothesis, which says that there is no relationship. Relationship does not exist. The value is not significant. They are not equal. That is null hypothesis. And when you say that the difference, there exists a certain difference between the two variables, that is alternate hypothesis. Null hypothesis and alternate hypothesis, both they are complementary to each other. Both they are not substitute. दोनों आप एक साथ बनाते हो. For every hypothesis, there should be a null and there should be a alternate hypothesis. Null hypothesis को हम H0 से डिनोट करते हैं, alternate hypothesis को आप HA से डिनोट करते हो. अगर आप alternate hypothesis एक्सेप्ट करते हो, then automatically null hypothesis is rejected. So both the things they are, ऐसा नहीं होगा कि दोनों हाइपोथेसिस आपने एक साथ एक्सेप्ट कर लिए, दोनों हाइपोथेसिस आपने एक साथ रिजेक्ट कर दिए. When one is accepted, other is rejected, and just like that. So null hypothesis is, if null hypothesis is accepted, then alternate is rejected, and if null is rejected, then alternate is accepted.
नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बाद हमने बताया था कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमें बताता है कि हमारा हाइपोथेसिस डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल है। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप नल हाइपोथेसिस के एग्जाम्पल लो। नल हाइपोथेसिस हमने बनाया, मोटिवेशनल लेवल ऑफ एम्प्लॉय हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। So whenever we are saying that there is no impact, there is no relationship, they are not equal, that is null hypothesis. And whenever we say that there is a significant impact, there exists a significant difference, that is alternate hypothesis. अब alternate hypothesis को आप further दो तरीके से बता सकते हो। alternate hypothesis आपको बताता है कि आपके hypothesis की direction कैसे होगी। For example, one alternate hypothesis is a higher motivational level of employee on the job leads to higher productivity. So it is telling you a certain direction कि जितना ज्यादा मोटिवेशन लेवल होगा उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। सो द डायरेक्शन इज ऑन अ पॉजिटिव साइड, और जितना ज्यादा आपका मोटिवेशन लेवल होगा उतनी कम आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल होगी। सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। So when you know that whether the relationship is moving in positive direction or the relationship is moving in negative direction, then that is a directional hypothesis. A non-directional hypothesis is when you do not know that what is the relationship. Simple, I am saying higher motivation level of the employee have a significant impact on the productivity. I am not saying that whether the impact is positive or the impact is negative. That is non-directional hypothesis. अब डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में रिलेशनशिप का मीनिंग सिग्निफिकेंस क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, क्यों हमें जरूरी है डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जानना। फर्दर हमने पढ़ा था हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम करते कैसे हैं, क्या स्टेप्स होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। सबसे पहले हम अपना हाइपोथेसिस बताते हैं क्या है, फिर हम सिग्निफिकेंस लेवल सेट करते हैं, फिर हम एक सूटेबल टेस्ट चूज करते हैं, अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं, क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं और कंक्लूजन पे रीच करते हैं। इसका प्रोसेस हमने डिटेल में पढ़ा था। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टेट द हाइपोथेसिस, कि आप हाइपोथेसिस सबसे पहले आप हाइपोथेसिस बनाते कैसे हो। आपके पास एक रिसर्च प्रॉब्लम है जिसको आपको हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक रिसर्च प्रॉब्लम थी दैट देयर वाज अ स्टडी ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट बाय यूथ ऑन सोशल मीडिया साइट। The study covered a sample of 100 college students from across the country and it was estimated that the time spent by youth should be less than 4 hours. कि एक स्टडी हुई कि 100 कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए कि क्या यूथ जो सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करती है वो 4 घंटे से कम होना चाहिए। अब इसके बेसिस पे आपने नल हाइपोथेसिस बनाया और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाया। नल हाइपोथेसिस हमने बनाया था दैट द एवरेज टाइम स्पेंट बाय यूथ ऑन सोशल मीडिया साइट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आवर्स। क्यों बनाया था, मैंने बताया था नल हाइपोथेसिस आपका हमेशा रिजेक्ट होने के लिए बनता है। द रिसर्चर विल फ्रेम द नल हाइपोथेसिस एज इफ ही ऑलवेज वांट्स टू रिजेक्ट द सेम। आप किस तरीके से नल हाइपोथेसिस बनाओगे कि आप ये चाहते हो कि वो रिजेक्ट हो जाए। तो उसके बेसिस पे मैंने अपना नल हाइपोथेसिस बनाया। अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाया मैंने दैट द एवरेज टाइम स्पेंट बाय यूथ ऑन सोशल मीडिया साइट्स इज लेस देन 4 आवर्स। हमने पढ़ा क्या प्रोसेस होता है हाइपोथेसिस स्टेटमेंट लिखने का। दैट ऑल आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है तो आप लास्ट क्लास की वीडियो देख सकते हैं जो कि यूट्यूब चैनल पे भी अब डल चुकी है। आज जो हमने करना है, हमने ये डिसाइड किया कि आपने सिग्निफिकेंस लेवल कैसे सेट करना है। सिग्निफिकेंस लेवल को हम अल्फा बोलते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल यूजुअली हमारा 1%, 2%, 5% या 10% होता है। इसके अलावा हम और कोई सिग्निफिकेंस लेवल नहीं लेते। हमारे टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या होते हैं। इन टाइप 1 एरर वी से व्हेन एक्चुअली द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट वी हैव रिजेक्टेड द सेम। मतलब आपने हाइपोथेसिस फ्रेम किया, वो ट्रू है, वो सच है, लेकिन आपके टेस्ट में उसको रिजेक्ट कर दिया। अगर ऐसा हुआ है दैट मीन्स इट इज टाइप 1 एरर। अगर आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स था और फिर आपने उसको रिजेक्ट कर दिया दैट मीन्स योर टेस्ट इज करेक्ट। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है, आपने उसको रिजेक्ट नहीं किया, अगेन इट इज करेक्ट। अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, आपने ऐसी स्टेटमेंट बनाई है जो आपको रिजेक्ट करनी चाहिए बट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग वो रिजेक्ट नहीं हुई, दैट मीन्स इट इज टाइप 2 एरर। ये दो तरह के एरर होते हैं, टाइप 1 एरर जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, टाइप 2 एरर जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। These are the two types of errors which we have in statistics, alpha and beta, that is type 1 error and type 2 error. ये दोनों एरर हमारे नल। हाँ जी, ये एरर समझ नहीं आया। ये एरर क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में डिटेल में समझाए थे, मैं फिर से बताती हूँ, बड़ी एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ।
फॉर एग्जाम्पल शिव, मैंने अपना हाइपोथेसिस बनाया, द चेंज इन इवेंट विल नॉट बी लाइफ थ्रेटनिंग, और मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है द चेंज इन इवेंट विल बी लाइफ थ्रेटनिंग। हियर द वर्ड इवेंट मीन्स दैट एनी वेदर चेंज। मेरे को एक वेदर वार्निंग मिली है कि हो सकता है वेदर के अंदर कोई ऐसा चेंज आए विच विल बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर पीपल, हो सकता है वेदर के अंदर कोई ऐसा चेंज आए विच विल नॉट बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर पीपल। नाउ यू डोंट नो शिव कि एक्चुअल इवेंट क्या होगा, एक्चुअल में वो इवेंट लाइफ थ्रेटनिंग होगा या नहीं होगा। आपने अपना एक नल हाइपोथेसिस बनाया, आपने इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट करी कि मेरा नल हाइपोथेसिस है दैट द इवेंट विल नॉट बी लाइफ थ्रेटनिंग, तो मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, दैट द इवेंट विल बी लाइफ थ्रेटनिंग। So this is the hypothesis which you have made. Here I have mentioned it. The change in event will not be life threatening. That is null hypothesis. The change in event will be life threatening. That is alternate hypothesis. अब आपके साथ क्या होगा, ये क्या है, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड डू नॉट रिजेक्ट। जो आपकी रिसर्च कह रही है, जो आपने रिसर्च के अकॉर्डिंग किया, कि आपने रिसर्च के अकॉर्डिंग आपने जो टेस्ट लगाया उसके हिसाब से या तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे या आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करोगे। और हॉरिजॉन्टली हमने क्या मेजर किया है, एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में या तो आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू होगा या आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स होगा। हम अपना टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर हमेशा नल हाइपोथेसिस के बेसिस पर ही लेते हैं। So what will actually happen is represented horizontally, that actually में null hypothesis सच हो सकता है, सच हो सकता है मतलब इवेंट आपका लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, या एक्चुअली में आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो सकता है मतलब इवेंट आपका लाइफ थ्रेटनिंग है। लेकिन आपकी रिसर्च क्या कहती है, आपकी रिसर्च या तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देगी, मतलब वो बोलेगी इवेंट लाइफ थ्रेटनिंग है, या वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेगी, मतलब वो बोलेगी इवेंट लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। ये 4 केसेस होंगे। सिर्फ समझ में आया कि एक्चुअल में क्या होगा और हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या होगा। यस, इसमें 4 केसेस कैसे हुए, 2 ही तो है कि या तो रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी। 4 केसेस कैसे हुए, एक्चुअल में ट्रू है और आपने रिजेक्ट कर दिया, एक्चुअल में ट्रू है और आपने रिजेक्ट नहीं किया, एक्चुअल में फॉल्स है। एक्चुअल में जो जैसे मेरा है, मान लो कि मेरा प्रोजेक्ट है कि इन्वेस्टर बिहेवियर, मैं कह रहा हूँ कि कोई पर्टिकुलर एज के इन्वेस्टर्स हैं, उनका डिसीजन एक मेरी हाइपोथेसिस है कि एक पर्टिकुलर सिम्पटम का बिहेवियर वेरी करता है, ठीक है। तो मेरे डेटा के वैसे रियलिटी में करता है उस पे, बट अगर मेरे डेटा अकॉर्डिंग वो गलत आ जाता है तो ये एक सिचुएशन होगी, और अगर मेरे डेटा के अकॉर्डिंग भी वो ट्रू आ जाता है तो ये सेकंड सिचुएशन होगी। और ये भी तो हो सकता है ना एक्चुअल में वो ना करता हो। अच्छा, एक्चुअल में ना करता हो बट डेटा के अकॉर्डिंग ट्रू आ जाए तो वो एक थर्ड सिचुएशन होगी, और अगर फॉल्स हो और डेटा में भी फॉल्स आ जाए यस यस वो फोर्थ सिचुएशन होगी। यस, दैट इज हाउ देयर आर 4 सिचुएशन। अब तुम्हारा ही अगर एग्जांपल ले, अब अगर वो एक्चुअल में भी करता है और तुम्हारी रिसर्च के हिसाब से भी वो करता है, देन दैट इज करेक्ट डिसीजन, दैट इज अ करेक्ट डिसीजन। वो एक्चुअल में भी नहीं करता। यस मैम, एक्चुअल में करता है कि नहीं करता वो कैसे पता चलेगा हमें? वो तो जब आपके अब आप किसी भी चीज को टेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट कर रही हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद बच्चों के मार्क्स बढ़ रहे हैं। अब अगर एक्चुअल में बच्चों के मार्क्स बढ़ रहे हैं देन दैट इज ट्रू। अगर एक्चुअल में बच्चों के मार्क्स नहीं बढ़े तो वो तो मुझे जब वो खत्म हो जाएगा इवेंट उसके बाद ही पता चलेगा ना। रिसर्च क्या होती है, आप किसी इवेंट को लेके, जैसे अभी मैंने यहाँ पे वेदर अपडेट को लेकर रिसर्च करी, वेदर अपडेट को लेके मैंने क्या रिसर्च करी कि क्या ये जो रिसेंट वेदर अपग्रेड हो रहा है ये लाइफ थ्रेटनिंग है या ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। अब मैंने इसके ऊपर आज ही से रिसर्च करनी स्टार्ट करी, सो दैट अगर मेरी रिसर्च के हिसाब से ये इवेंट लाइफ थ्रेटनिंग निकलता है तो मैं लोगों को आगे वार्न कर सकती हूँ दैट यू शुड टेक प्रिकॉशंस, यू शुड स्टे इनसाइड योर होम। तो वो आपका इवेंट लाइफ थ्रेटनिंग से आप लोगों को बचा लोगे, लोगों की लाइफ को आप सेव कर लोगे। अब आपकी रिसर्च तो कह रही है इवेंट लाइफ थ्रेटनिंग है, बट ऐसा कोई इवेंट सपोज होता ही नहीं, ऐसी कोई वार्निंग जो आई है वो झूठी साबित हो जाती है, तो इसका मतलब एक्चुअल क्या हुआ, वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं था और आपने एक फॉल्स अलार्म क्रिएट कर दिया। इसको यहाँ पे इसी तरीके से समझो, सपोज मैंने मेरा जो नल हाइपोथेसिस था एक्चुअली में वो ट्रू निकला। पहले ये वाला केस समझो, फर्स्ट कॉलम समझो पहले, मतलब जो मेरा इवेंट था मैंने भी बोला नल हाइपोथेसिस में दैट द चेंज इन इवेंट विल नॉट बी लाइफ थ्रेटनिंग, और एक्चुअल में हुआ भी यही कि चेंज इन इवेंट वेदर अपडेट ऐसा कोई हुआ ही नहीं कि वो लाइफ थ्रेटनिंग है। अब अगर आपकी रिसर्च ने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, मतलब आपकी रिसर्च के हिसाब से आपको लगा कि नहीं इवेंट लाइफ थ्रेटनिंग होगा,
तो मुझे लोगों को एक वार्निंग इशू करनी चाहिए। So that means you have conducted type 1 error. Type 1 error मतलब आपने यहाँ पे एक false alarm create कर दिया when actually the null hypothesis is true but your research says that it is false. Then it is type 1 error. Again repeat, I am again repeating, when actually the null hypothesis is true but your research is saying that it is false, that is type 1 error. हम research के अंदर main अपने type 1 error से ही concerned होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि आपको नल हाइपोथेसिस ऐसा फ्रेम करना है दैट इट शुड बी रिजेक्टेड। और आप ऐसा नल हाइपोथेसिस कैसे फ्रेम करोगे? अपनी लिटरेचर रिव्यू के बेसिस पे फ्रेम करोगे। फॉर एग्जांपल, इफ यू से दैट इफ द इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर पॉलिसी देन देयर रिटर्न्स आर इंक्रीजिंग, so you will take the null hypothesis as that the returns are not increasing by investing in that particular research, by investing in that particular policy. ये आपने अपना null hypothesis लिया। Now you want to reject it because you want to say कि returns इससे बढ़ रहे हैं। अब एक्चुअल में रिटर्न्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, वो तो जब लोग इन्वेस्ट करेंगे, उसके रिजल्ट्स आएंगे, तभी पता चलेगा कि एक्चुअल में रिटर्न्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। अब आप अपनी रिसर्च लोगे और कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे इसको जज करोगे। सपोज आपने बोला कि रिटर्न्स नहीं बढ़ रहे हैं एंड यू हैव रिजेक्टेड द नल हाइपोथेसिस, बट एक्चुअल में रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, सो योर नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। एंड तो सिंपल, इसको भूल जाओ, ये प्रपोजल वाले बात भूल जाओ, सिंपल समझो। जब आपका नल हाइपोथेसिस सच है लेकिन आपकी रिसर्च ने उसको रिजेक्ट कर दिया, दैट इज टाइप 1 एरर। जब आपका नल हाइपोथेसिस सच है और आपकी रिसर्च ने भी उसको मान लिया है, दैट इज योर करेक्ट डिसीजन। जब आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और आपकी रिसर्च ने भी उसको फॉल्स मान लिया, तो अगेन दैट इज करेक्ट डिसीजन। बट जब आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और आपकी रिसर्च ने उसको रिजेक्ट नहीं किया, then that is type 2 error which is known as beta. For example, आपने अपना null hypothesis लिया कि एक पर्टिकुलर पॉलिसी में इन्वेस्ट करने से आपका रिटर्न बढ़ता है, ये आपका null hypothesis है, बट एक्चुअली में ये null hypothesis आपका false निकलता है। बट यू हैव रिजेक्टेड द null hypothesis, दैट मीन्स आपने बोला कि null hypothesis ट्रू है। तो उस केस में हमारा टाइप 2 एरर होता है जब एक्चुअली में आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और आप उसको रिजेक्ट नहीं करते हो। सॉरी, मैंने कुछ यहाँ पे गड़बड़ बोल दिया है। When actually the null hypothesis is false and you do not reject the null hypothesis, then that is known as, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। Let me just add a slide over here and let me just इसी में चेंज कर लेते हैं। लेट्स से मैं अपना नल हाइपोथेसिस यहाँ पे चेंज करती हूँ। तुम मुझे बताओ सिर्फ तुम्हारा नल हाइपोथेसिस क्या है? तुम्हारा जो रिसर्च प्रोजेक्ट तुम कर रहे हो उसमें तुमने नल हाइपोथेसिस क्या लिया, या जो भी तुम अभी मुझसे एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे उसका नल हाइपोथेसिस क्या था? मैम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग से पहले, स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग से पहले उनके मार्क्स कितने थे, एवरेज विल बी 200 और ट्रेनिंग के बाद 300 हो जाते हैं। ठीक है, तो आई एम टेकिंग द नल हाइपोथेसिस दैट आफ्टर ट्रेनिंग student marks are not increasing, right? कि ट्रेनिंग के बाद एज्यूम किया मैम। हाँ, ये आपने एज्यूम किया है, ये आपने एज्यूम किया है, मतलब आप इसको रिजेक्ट करना चाहते हो। आपने एक तरीके से आप प्रूव क्या करना चाहते हो कि ट्रेनिंग के बाद उनके मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो जो आप प्रूव करना चाहते हो उसको आप अपना ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस लेते हो हमेशा। आफ्टर ट्रेनिंग students marks are increasing। तो अब आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू निकलेगा। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू निकलेगा तो मतलब आपका क्या है कि मार्क्स आर नॉट इंक्रीजिंग, यही मतलब है। अगर मेरा नल हाइपोथेसिस ट्रू होगा तो एक्चुअल में मार्क्स मेरे नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब अगर मेरा नल हाइपोथेसिस फॉल्स निकलेगा दैट मीन्स मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं, मार्क्स आर इंक्रीजिंग। ये मेरा नल हाइपोथेसिस आएगा अगर मेरा नल हाइपोथेसिस फॉल्स निकलता है। अब मेरी रिसर्च के हिसाब से अगर मैंने अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, मतलब मैं ये नहीं मान रही कि मार्क्स नहीं बढ़ रहे, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, मार्क्स बढ़ रहे हैं। अगर मैं नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करती हूँ, दैट मीन्स आई एम सेइंग मार्क्स आर इंक्रीजिंग।
क्योंकि मैंने नल हाइपोथेसिस को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। मैंने बोला कि नल हाइपोथेसिस आपका सच नहीं है। और अगर मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करती, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ, दैट मीन्स आई एम सेइंग मार्क्स आर नॉट increasing, right? So when the null hypothesis is true and your research also does not reject it, दोनों में same है, marks are not increasing, marks are not increasing. That means you have taken correct decision. When the null hypothesis is false and actually में marks बढ़ रहे हैं, when the marks are increasing and you are also saying that the marks are increasing, that means when you reject the null hypothesis, so when you are rejecting a false null hypothesis, that is also correct. वो false था और आपने उसको reject कर दिया, तो ठीक है बिल्कुल। मैम तो हाँ। इसमें हमारे लिए सही सिचुएशन तो फॉल्स अलार्म और डैमेज टू लाइफ वाला हुआ, क्योंकि हमें रिजेक्ट ही हमारे लिए नहीं, अगर एक्चुअली में आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू निकलता है कि मार्क्स नहीं बढ़ रहे हो, नहीं बढ़ रहे मार्क्स, और आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, आपने बोला कि मार्क्स आर नॉट इंक्रीजिंग, आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब आप कह रहे हो कि मार्क्स आर इंक्रीजिंग, सो दैट मीन्स आपका यहाँ पे फॉल्स अलार्म नहीं आएगा। यहाँ पे हम बोलेंगे कि आपने गलत डिसीजन लिया, एक्चुअली में ट्रेनिंग प्रोग्राम से मार्क्स नहीं बढ़ रहे हो, और आप तो कह रहे हो मार्क्स एक्चुअली में ट्रेनिंग प्रोग्राम से मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी रिसर्च कह रही है कि मार्क्स बढ़ेंगे। इसका मतलब आपने यहाँ पे लोगों को अननेसेसरी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दिया। उल्टा हम तो ये अज्यूम करें कि मार्क्स विल नॉट इंक्रीज और ट्रेनिंग के बाद इंक्रीज होगा। नल हाइपोथेसिस एक्चुअली में ट्रू है, मतलब मार्क्स आर नॉट इंक्रीजिंग, बट आप कह रहे हो कि मार्क्स आर इंक्रीजिंग क्योंकि आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। तो किसी डेटा के बेस पे होगा ना? हाँ, वो किसी डेटा के बेस पर होगा, एग्जैक्टली वो किसी जो आपकी रिसर्च होगी वो किसी डेटा के बेस पर होगी। अब आपकी रिसर्च क्या कह रही है और एक्चुअल में क्या हो रहा है, इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। हम जो टेस्ट लगाते हैं तभी तो हम जो टेस्ट लगाएंगे उसमें हम एरर का परसेंटेज लेके चलेंगे। ये जब सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, जो हम टेबल यूज करते हैं, ये इस तरीके से डिजाइन करी गई है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका कॉन्फिडेंस, कि कितने कॉन्फिडेंस कि हमारे रिजल्ट, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था और ये हमारे इसमें भी है शिव, रिसर्च कैन नॉट बी 100% करेक्ट। क्या आप बोल सकते हो कि आप ट्रेनिंग के बाद सभी बच्चों के मार्क्स बढ़ रहे हैं? No. आप 100% श्योर हो सकते हो इस बारे में कि 100% बच्चों के मार्क्स बढ़ रहे हैं? नहीं हो सकते आप 100% श्योर। यू कैन नॉट बी 100% श्योर इन योर रिसर्च, और बिकॉज वी कैन नॉट बी 100% श्योर इन अ रिसर्च, तो हमें एक मार्जिन ऑफ एरर लेके चलना पड़ता है कि हम कितने परसेंट गलत हो सकते हैं। जितना आप कम गलत हो सकते हो उतनी रिसर्च आपकी अच्छी है, और ये परसेंटेज जो आप लेके चलते हो इसको हम बोलते हैं टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर को हम लेके चलते हैं कि हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि हम 5% गलत हो सकते हैं, कि हम 1% गलत हो सकते हैं, कि हम 2% गलत हो सकते हैं। दिस वी हैव टू एज्यूम, और ये एजम्पशन हम जब मैनुअली अपनी चीजों को कंप्यूट करते हैं, हम तब भी लेके चलते हैं। जब हम एक्सेल में कंप्यूट करेंगे हम तब भी लेके चलेंगे, जब हम एसपीएसएस पे कंप्यूट करेंगे हम तब भी लेके चलेंगे। हम अपने टाइप 1 एरर को, जिसको हम सिग्निफिकेंस लेवल बोलते हैं या जिसको हम अल्फा भी बोलते हैं, तीनों सेम चीजें हैं, टाइप 1 एरर, अल्फा और सिग्निफिकेंस लेवल। जब हम ये लेके चलते हैं तो इसको हम मिनिमम से मिनिमम लेके चलते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप रिसर्च की बात करो तो 5% एक्सेप्टेबल होता है। आप 5% का सिग्निफिकेंस लेवल जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। अगर आप साइंस की बात करते हो, साइंस के अंदर वो ट्राई करते हैं कि 0% लेके चलें, किसी तरीके से इसको 0% लेना है। कोविड की वैक्सीनेशन कितने लोगों पे इम्पैक्ट होगा, कितने लोगों पे उसका टेस्ट सक्सेस प्रूव होगा, या कितने लोगों पे उसका टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं प्रूव होगा, वो कितनी इफेक्ट होगी। अब ये कैसे टेस्ट हुआ? पहले इन्होंने लैबोरेटरीज में ह्यूमन ट्रायल्स करे, सिर्फ ह्यूमंस के ऊपर इन्होंने टेस्ट किया, कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स पे टेस्ट किया, उसके टेस्ट के इन्होंने रिजल्ट देखे, तो वो क्या थी, वो इनकी रिसर्च थी। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये वैक्सीन 99% इफेक्टिव है, तो वहां पे क्या था, 1% चांस ऑफ एरर आ गया ना, कि 1% लोगों को इससे दिक्कत हो भी सकती है। लेकिन अब जब एक्चुअली में ये वैक्सीनेशन सभी लोगों को लगी, पूरी पॉपुलेशन को लग रही है, 45 से अबव लोगों को अब लग रही है, अब जब इसका रिजल्ट जो आ रहा है, अब एक्चुअली में एक एक बंदे का जो रिजल्ट आ रहा है, अब उससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारे रिजल्ट क्या आए। जो इससे पहले क्लिनिकल ट्रायल्स हुए वो क्या थे, वो रिसर्च थी।
अब जब पूरी पॉपुलेशन को ये वैक्सीन लग रही है, वो क्या होंगे शिव आपके, वो एक्चुअल रिजल्ट होंगे। हम रिसर्च हमेशा एक सैंपल पर करते हैं और जब हमारे एक्चुअल रिजल्ट आते हैं वो हमारी पूरी पॉपुलेशन के रिजल्ट आते हैं। मैम हाँ मैम बोलिए। मैम तो जो जैसे हम ये टेस्टिंग करेंगे हम अपने क्वेश्चनर पे बेस्ड करेंगे ना, लाइक हम जो और क्वेश्चनर आप अपने कंडक्ट करते क्वेश्चनियर से कंडक्ट करोगे, और क्वेश्चनियर क्या है, आप क्वेश्चनियर सिर्फ एक सैंपल ऑफ पीपल से भरवाओगे ना नव्या। हैं। यस मैम। और लेकिन आप उसको अप्लाई किससे करोगे, आप उसको जनरलाइज किससे करोगे। मैम बट होता तो ये आप सैंपल कम का कलेक्ट हाँ करते हो ये यस, लेके और एज आप एन उसको assumption। पूरी पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज करते हो, रिसर्च में यही होता है। इसलिए हम बोलते हैं यस कि मैम। आप अपना जो अल्फा लेके चलते हो, जो सिग्निफिकेंस लेवल लेके चलते हो, वो आप बिल्कुल मिनिमम लेके चलोगे, सो डैट जब आप उसको पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर रहे हो, आप ये बोल सको कि मेरा मार्जिन ऑफ एरर यहाँ पे 5% था, इसलिए मेरे जो रिजल्ट आए हैं वो पूरी पॉपुलेशन पे मेरे एप्लीकेबल हैं, क्योंकि मैंने अपना टाइप 1 एरर को मिनिमाइज किया। टाइप 1 एरर को मिनिमाइज किया मतलब जब मेरा नल हाइपोथेसिस एक्चुअली में ट्रू था और मैंने उसको रिजेक्ट किया, ऐसा सिचुएशन बहुत कम आएगी, ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। और मैम जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो जो आप एक्चुअली हम बिलीव करते हो alternate या जो आप hypothesis को नहीं, we never take alternate hypothesis, we ओके always take null hypothesis, this is a rule। जब भी हमने जो ये डायग्राम बनाया है, ये हमने नल हाइपोथेसिस का बनाया है। ऑटोमेटिकली अगर नल हाइपोथेसिस सच है तो अल्टरनेट फॉल्स है। हम क्यों नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं और क्यों वो हमेशा ऐसे बनते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस कह रहा है कोई रिलेशन नहीं है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहेगा, रिलेशन है। क्यों ऐसे बनाते हैं, बिकॉज द एक्सेप्टेंस ऑफ वन विल ऑटोमेटिकली लीड टू द रिजेक्शन ऑफ अदर हाइपोथेसिस। यस मैम। हम जो अपनी रिसर्च करते हैं, हम रिसर्च करते हैं कि हमारे हिसाब से ये रिसर्च है हमारी, लेकिन एक्चुअली में जब वो चीज पूरी पॉपुलेशन के साथ हो रही है, उसके रिजल्ट सेम आ सकते हैं, उसके रिजल्ट डिफरेंट भी आ सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोविड की वैक्सीनेशन। कोविशील्ड जो लोग लगवा रहे हैं, काफी लोगों को उसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं। ये साइड इफेक्ट जब पहले इन्होंने टेस्ट किया था ह्यूमंस के ऊपर, तब तो नहीं बताए थे इन लोगों ने। तो एक्चुअली में क्या हुआ, इन्होंने कोविशील्ड की वैक्सीन के वक्त हाइपोथेसिस लिया कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब ये इनका नल हाइपोथेसिस था, इनकी रिसर्च के हिसाब से नल हाइपोथेसिस इनका एक्सेप्ट हो गया दैट देयर आर नो साइड इफेक्ट, बट एक्चुअली में तो इनका नल हाइपोथेसिस फॉल्स निकला और स्टिल इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया नल हाइपोथेसिस को, स्टिल इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया। सो व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स एंड यू हैव नॉट रिजेक्टेड इट, दैट इज योर टाइप 2 एरर। आप टाइप 2 एरर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप टाइप 1 एरर को कंट्रोल कर सकते हो। टाइप 1 एरर में हम अपना सिग्निफिकेंस लेवल जो लेते हैं वो हम जितना कम सेट करेंगे, जितना मार्जिन ऑफ एरर हम कम लेंगे उतना अच्छा होगा। 10% अगर किसी ने सिग्निफिकेंस लेवल लिया है, दैट रिसर्च इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड, उसको सही नहीं माना जाता, क्योंकि आपने मार्जिन ऑफ एरर ही 10% ले लिया है। जो जनरली एक्सेप्टेबल लेवल होता है वो होता है 5%। 10% लेवल हम सिर्फ उन सिचुएशंस में ले सकते हैं जहां पे हमारा जो इम्पैक्ट है किसी भी चीज का वो किसी के लिए लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा, उसमें हम 10% ले सकते हैं। अदरवाइज इट इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल कि आप 5% या 1% या 2% अपना सिग्निफिकेंस लेवल टाइप 1 एरर लेके चलो, सो दैट आप अपने रिसर्च के रिजल्ट को अच्छा बोल सको दैट दीज रिसर्च रिजल्ट आर गुड। अगर आपको अपने रिजल्ट पब्लिश करवाने हैं तो सिग्निफिकेंस लेवल कम होना चाहिए। यस मैम, अगर हम मान लो 5% सिग्निफिकेंस लेवल लेके चलिए और हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू निकलती है और रियलिटी में भी ट्रू है, तो हम ये कह सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस हमारी 95% केसेस में ट्रू निकलेगी और ऑल्टरनेटिव बाकी 5% होगी। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि 5% हो सकता है, 5% ऐसे केसेस हो सकते हैं कि आपकी रिसर्च गलत साबित हो, आपकी रिसर्च ऑल्टरनेटिव वाला ट्रू निकले जिसमें 5% केसेस उसमें में ऑल्टरनेटिव कैन बी ट्रू, 5% केसेस में 95 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन बी ट्रू, बट 95% केसेस में आपका नल हाइपोथेसिस ही ट्रू निकलेगा। मैम तो ये परसेंटेज हम लेते हैं किस बेसिस पे, लाइक जैसे आप 5% बोल रहे हो या कुछ, तो हम कैसे ये assume परसेंटेज करते हैं आपको, ये हम कैसे अज्यूम करते हैं कि ये एक्सेप्टेबल लेवल हैं कुछ की, जितना कम आप एरर लेके चलोगे। 10% से ज्यादा तो होता ही नहीं है। 10% से ज्यादा अगर आपने ले रहे हो तो वो कोई रिसर्च आपकी नहीं मानी जाती। 10% से ज्यादा एरर आप नहीं ले सकते।
अब ये सिग्निफिकेंस लेवल क्या सेट करना है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि रिसर्चर क्या चाहता है। रिसर्चर क्या चाहता है उस पर डिपेंड करता है। हम जनरली 5% लेके चलते हैं, 5% मार्जिन ऑफ एरर वी टेक। अदरवाइज हाँ, हम जनरली 5% एरर लेके चलते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, 10% भी ले सकते हैं कुछ केसेस में, और अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप 1% लेके चलो या 2% लेके चलो। So this is type 1 error and this is type 2 error. अब ये पढ़े। एक और डाउट है मैम, जैसे हमारा तो छोटा प्रोजेक्ट है तो हम उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि रियलिटी में ये जो हमने हाइपोथेसिस लिया वो सही है या गलत? एक तो हम ऐसे करते हैं, एक हम पूरी पॉपुलेशन पे कभी भी टेस्ट नहीं कर सकते। वी कैन नेवर डू दैट, वी कैन नेवर डू दैट। जब भी हम, ये मैंने कल वाली लास्ट क्लास में भी बताया था, मैंने एरर का बस वो आपके रिजल्ट्स हैं, वो आपने बस एक रिजल्ट बना के बता दिया कि 5% केसेस में वो लोगों के लिए जस्ट एक इंफॉर्मेशन शॉर्टेज है। जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने अपना हाइपोथेसिस लिया दैट सेल्स प्रमोशन टेक्निक की वजह से आपकी सेल्स वॉल्यूम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, सपोज दिस इज द हाइपोथेसिस व्हिच यू हैव टेकन। अब हो सकता है ये सच हो कि एक्चुअल में पड़ रहा है इम्पैक्ट, लेकिन आप पूरी पॉपुलेशन के लिए तो चेक नहीं कर सकते ना। आपने 100 लोगों का एक सैंपल लिया और आपने उससे रिजल्ट लगाया और उससे ये रिजल्ट थ्रू निकला कि कंपनी जितनी ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक यूज करती है उतना ज्यादा उनका प्रोडक्ट जो है वो बिकता है। अब बट आप पूरी पॉपुलेशन पे इसको कभी भी चेक नहीं कर सकते। हम कभी भी सेंसस सर्वे, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू डू सेंसस सर्वे। इसलिए हम बोलते हैं कि रिसर्च अपनी अच्छी बनाने के लिए आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं ये कैसे डिटरमाइन होगा, जब आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होगा तभी आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। कि आपका कोई रिसर्च पेपर पढ़े और बोले कि इसने हर तरीके का सैंपल लिया है, इसने हर एज ग्रुप को लिया है, इसमें इसका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है। अगर आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और आपने सपोज आपने शिव आपने बोला कि मेंस के बच्चों के लेट्स से आपने बोला व्हाट शुड वी से, आपने बोला आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर्स को काफी अच्छी फैसिलिटीज दी जाती है, उनको सैलरी ग्रेड वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन आपने जो ये रिसर्च कंडक्ट करी आपने सिर्फ मेंस के टीचर से कंडक्ट करी, सिर्फ आपने हम लोगों से कंडक्ट करी क्योंकि वो आपके लिए कन्वीनियंट था। दूसरे कॉलेज के टीचर्स को रीच करना आपके लिए कन्वीनियंट नहीं था। आप बाकी आईटी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को रीच नहीं कर पाते। आपने एक अच्छा सा क्वेश्चनर बनाया, आपने अपने सारे टीचर से भरवाया, उसको आपने पब्लिश करवा दिया कि देखो भाई मेरे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, मेरी रिसर्च के हिसाब से आईटी यूनिवर्सिटी की टीचर्स अपने आईटी यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज से बहुत खुश हैं, ये आपने पब्लिश करवा दिया। क्या ये रिजल्ट आपके बायस नहीं है? क्या आप बाकी कॉलेजेस में गए, छोटे छोटे कॉलेजेस आईटी यूनिवर्सिटी के इतने सारे कॉलेजेस हैं, ट्रिनिटी है और ये रुक्मणी देवी है, क्या आप देयर आर एन नंबर ऑफ कॉलेजेस, और कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो एक एक कमरे में शुरू होकर एक कमरे में ही खत्म हो जाते हैं, या एक बिल्डिंग में ही खत्म हो जाते हैं, या एक फ्लोर पर ही खत्म हो जाते हैं। क्या आपने उन टीचर्स को इसमें इंक्लूड किया? आपने सिर्फ एक मेन जो इतना बड़ा ब्रांड नेम है आपने सिर्फ उसको इंक्लूड कर लिया, या लेट से आपने विप्स को इंक्लूड कर लिया, या लेट से आपने सिर्फ सूरजमल को इंक्लूड कर लिया। अब आपके रिजल्ट यहाँ पे क्या हो गए, जहाँ पे आप सिग्निफिकेंस लेवल 0 भी ले लो तो भी आपका रिजल्ट यहाँ पे बायस्ड माना जाएगा, क्योंकि आपका सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है। हम कोई भी रिसर्च पेपर अपना पब्लिश करवाते हैं तो वो प्रॉपरली हमारा रिव्यू किया जाता है। बड़े बड़े रिसर्चर्स, बड़े बड़े इमिनेंट जिनको रिसर्च आती है, जो रिसर्च के गुरु है, वो इसको आपके पेपर को एक बारी पढ़ते हैं, 2 बारी पढ़ते हैं। वो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो ये देखते हैं कि क्या आपने जो सैंपल लिया वो रिप्रेजेंटेटिव था, क्या आप अपने रिजल्ट आपने ऐसे रिजल्ट निकाले हैं या नहीं निकाले जिनको आप जनरलाइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। Significance level, yes, it is definitely a measure to check that whether the results are valid or not. But then आपने क्या हाइपोथेसिस लिया, आपने उसको कैसे टेस्ट किया, आपने क्या टेस्ट लगाया, ये सब चीजें भी आपकी जो है ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। आप सिर्फ सिग्निफिकेंस लेवल के बेसिस पे ये नहीं बोल सकते कि आपकी रिसर्च ऑटोमेटिकली अच्छी हो गई। अगर आपने डेटा कैसा लिया है उस पर भी डिपेंड करता है। बच्चे डेटा सेट लेते हैं कि सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कस्टमर्स की सेल्स वॉल्यूम पे, बट उनका डेटा क्या होता है, आप अपने ही क्लास के बच्चों से सारा डेटा भरवा लेते हो, वो डेटा आपका बहुत बायस्ड हो जाएगा। आपने क्या हर एज ग्रुप को केटर किया, आपने क्या हर इनकम ग्रुप को केटर किया, आपने क्या हर जेंडर को केटर किया, आपने क्या सिर्फ दिल्ली के लोगों को केटर किया या आपने और लोगों को भी केटर किया, क्या आपने सिर्फ नॉर्थ दिल्ली को केटर किया या आपने साउथ दिल्ली को भी केटर किया।
तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमारा सैंपल जो हम ले रहे हैं, आप लोग अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में जो अपना सैंपल ले रहे हो, वो जितना रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आप लोगे उतने ही रिजल्ट्स आपके अच्छे होंगे। आप उसमें कंपैरिजन कर सकते हो, इंडिपेंडेंट सैंपल की टेस्ट हम पढ़ेंगे, आप कंपैरिजन कर सकते हो कि मेल्स के अकॉर्डिंग ये है, फीमेल्स के अकॉर्डिंग ये है। आप इनकम ग्रुप के हिसाब से कंपैरिजन कर सकते हो कि इस इनकम ग्रुप के लिए तो फर्क पड़ता है, इस इनकम ग्रुप के लिए फर्क नहीं पड़ सकता। तो जो आप क्वेश्चनर बना रहे होंगे ना, उसके अंदर आप बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे, इन सब चीजों के बेसिस पे यू कैन डू दी कंपैरिजन। जो आप ये छोटे छोटे डेमोग्राफिक्स वाले क्वेश्चन लेते हो, इनकम लेवल, एज, जेंडर, ये वेस्ट नहीं होते, ये बहुत काम की चीज होती है। आप इसमें इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट लगा सकते हो, आप इसके अंदर अनोवा लगा सकते हो, आप कंपेयर कर सकते हो कि क्या जो मेरा सेल्स प्रमोशन टेक्निक का सेल्स वॉल्यूम पे डिफरेंस पड़ रहा है, वो क्या सिर्फ फीमेल्स के लिए पड़ रहा है, क्या सिर्फ फीमेल्स अट्रैक्ट होती हैं एडवर्टाइजमेंट से, या मेल्स भी अट्रैक्ट होते हैं, क्या सिर्फ हायर इनकम ग्रुप के लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या लोअर इनकम ग्रुप के लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, क्या सिर्फ स्टूडेंट्स ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या हाउसवाइफ भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है। यू कैन डू दिस कंपैरिजन एज वेल बाय यूजिंग ईदर सी टेस्ट, अगर हम सिर्फ 2 कैटेगरीज में कंपैरिजन कर रहे हैं, और देयर इज वन अनदर टेस्ट अनोवा व्हिच यू विल स्टडी इन फर्दर क्लासेस, जब हम 2 से ज्यादा कैटेगरीज के अंदर कंपैरिजन कर रहे हैं। अब कुछ कुछ बातें क्लियर हो रही हैं। अभी जब हम इसके एक्चुअल में प्रैक्टिकल टेस्ट करेंगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि एक रिसर्चर को हमेशा सबसे पहले सिग्निफिकेंस लेवल सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कोई टेस्ट अप्लाई कर सकता है। एक्सेल में भी अब आप देखोगे, जब आप अपना टेस्ट अप्लाई कर रहे हो तो वो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपका सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, सिग्निफिकेंस लेवल या फिर वो पूछेगा अल्फा, दोनों एक ही बातें हैं। सिग्निफिकेंस लेवल और टाइप 1 एरर इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। जब तक आप उसको अल्फा की वैल्यू नहीं बताओगे वो टेस्ट कंडक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सॉफ्टवेयर अपने आप अल्फा की वैल्यू नहीं लेता, दैट यू हैव टू डिसाइड कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। कोई भी सॉफ्टवेयर सैंपल को अपने आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाएगा, वो अपने आप आपको नहीं बोलेगा कि भाई आप इसमें मेल भी लो, फीमेल भी लो, ट्रांसजेंडर भी लो। नो, सैंपल टूल जो ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, एक्सेल है, एसपीएसएस है, आर है, ये सिर्फ आपकी मैनुअल कैलकुलेशन को आसान करते हैं, बाकी सब चीजें आपको अपने दिमाग से करनी है। इसलिए मैंने क्यों आपको 2 क्लासेज में थ्योरी करवाई जा रही हूँ, आपके लिए पहले ये समझना जरूरी है। टूल अप्लाई करना बहुत आसान है, आई एम टेलिंग यू इट इज वेरी वेरी इजी, इसमें कुछ भी नहीं है। वो तो आपको मैं 10 मिनट में भी सारे टूल्स बता सकती हूँ, देयर इज नथिंग इन दैट। पहले आपको ये समझना आना चाहिए कि हाइपोथेसिस डेवलप कैसे करना है, सिग्निफिकेंस लेवल क्यों हम सेट करते हैं, इसके अलावा हमें किस किस चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब क्या होता है, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। अब उसके बाद 1 टेल टेस्ट होता है और एक होता है 2 टेल टेस्ट। 1 टेल टेस्ट और 2 टेल टेस्ट का मतलब है कि जब आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलता है दैट द मीन वैल्यू, ये वही डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल वाली बात है। 2 एग्जाम्पल लो। एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस मैंने बोला दैट अ पर्टिकुलर वैल्यू इज नॉट इक्वल टू दिस, ये मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब मैंने नॉट इक्वल टू बोला तो इसका मतलब क्या है, वो ग्रेटर देन भी हो सकती है, वो लेस देन भी हो सकती है, यही मतलब है उसका। मैंने बोला है वो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है मतलब वो ग्रेटर देन भी हो सकती है, वो लेस देन भी हो सकती है, वहां पे मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। जब मैं इस तरीके से कुछ स्पेसिफाई नहीं करती उसको मैं बोलती हूँ 2 टेल टेस्ट। 2 टेल टेस्ट का मतलब क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। जब भी हम अपना टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो इसका एक इस तरह का डायग्राम बनता है, इफ यू पीपल रिमेंबर। ये जो वैल्यू होती है ये आपकी सेंट्रल वैल्यू, मीन वैल्यू होती है ये आपकी, राइट। हमारा जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आवर सिग्निफिकेंस लेवल इज 5%, so this is 0.05, this is 0.05. Any value lying in this region, any value lying to the left side of my significance value, that will be rejected, and all the values which will lie here, those values will be accepted. जो मेरे इस रीजन के अंदर वैल्यू लाई करेगी उनको मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, और जो वैल्यूज मेरे
रिजेक्शन रीजन के अंदर जाएंगी उनको मैं रिजेक्ट कर दूंगी। जब हम बोल रहे हैं दैट अ पर्टिकुलर वैल्यू इज नॉट इक्वल टू मीन, दिस इज योर मीन, इसका मतलब वो ग्रेटर देन भी हो सकती है, वो लेस देन भी हो सकती है। जब आप दोनों तरफ से चेक कर रहे हो दैट इज टू टेल टेस्ट। लेकिन जब मैं बोल रही हूँ दैट अ पर्टिकुलर वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस, इज ग्रेटर देन द मीन, इसका मतलब मैं सिर्फ राइट साइड पे चेक कर रही हूँ, दैट इज वन टेल टेस्ट। या जब मैं बोल रही हूँ दैट अ पर्टिकुलर वैल्यू इज लेस देन मीन, तो मैं सिर्फ लेफ्ट साइड पे चेक कर रही हूँ, अगेन दैट इज अ वन टेल टेस्ट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वन टेल टेस्ट एंड द टू टेल टेस्ट। इसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप इस काम को करते हो तो वहां पे वो आपसे पूछता है कि आपको वन टेल टेस्ट करना है या टू टेल टेस्ट करना है। एक्सेल के अंदर हमें दोनों वैल्यूज ऑटोमेटिकली मिलती हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लूँ, द मीन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 4, तो दिस इज अ टू टेल टेस्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये डिसाइड नहीं किया कि मेरे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की डायरेक्शन क्या है, मैंने सिर्फ इतना बोल दिया दैट इट इज नॉट इक्वल। अगर मैंने बोला दैट द मीन वैल्यू इज लेस देन 4, लेस देन 4 मतलब मैं लेफ्ट टेल वन टेल टेस्ट यूज कर रही हूँ। Mean value is greater than 4, again when I have decided about the direction then it will become a one tail test. When I have not decided upon the about the direction then it will become a two tail test. उसके बाद आप एक सूटेबल टेस्ट डिसाइड करोगे। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ जेड टेस्ट और टी टेस्ट पढ़ा रही हूँ तो हम सिर्फ उन्हीं पे कंसंट्रेट करेंगे। अदरवाइज आपके हाइपोथेसिस के बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि आप कोरिलेशन लगाओगे या रिग्रेशन लगाओगे या अनोवा लगाओगे या काई स्क्वायर टेस्ट लगाओगे या आप जेड टेस्ट लगाओगे या आप टी टेस्ट लगाओगे। देयर कैन बी मेनी टेस्ट विच यू कैन अप्लाई। कौन सा टेस्ट आपने अप्लाई करना है ये आपके हाइपोथेसिस के बेसिस पे डिसाइड होगा। अभी हम यहाँ पे सिर्फ जेड टेस्ट और टी टेस्ट पे कंसंट्रेट करेंगे। जेड टेस्ट अगर आप जेड टेस्ट और टी टेस्ट मैनुअली कैलकुलेट करते हो तो हम इस तरह का कोई फॉर्मूला यूज करते हैं। वी डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल्स हियर बिकॉज अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊंगी तो काफी टाइम लग जाएगा और मैनुअल कैलकुलेशन फिलहाल हमने नहीं करनी है। हमने ये कंसंट्रेट, जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो था कि आपको रिजल्ट को इंटरप्रेट कैसे करना है, मैं उस पर कंसंट्रेट करती हूँ। मैनुअल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पहले हम जेड टेस्ट के फॉर्मूले से जेड की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से जो वैल्यू आती है उसको आप बोलते हो कैलकुलेटेड वैल्यू, उसको आप बोलते हो कैलकुलेटेड वैल्यू। उसके बाद आप टेबल से एक वैल्यू निकालते हो जिसको आप बोलते हो क्रिटिकल वैल्यू। इस कैलकुलेटेड वैल्यू को आप टेबल, हमारे पास जैसे एफएम के अंदर हमारे पास टेबल अवेलेबल होती है ना, वैसे ही जेड वैल्यू और टी वैल्यू निकालने के लिए भी हमारे पास टेबल अवेलेबल होती है। अब टेबल की वैल्यूज तो फिक्स्ड हैं, वो सिग्निफिकेंस लेवल के बेसिस पे डिसाइड होती हैं कि क्या वैल्यू होगी। आप अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को जो आपने फॉर्मूले से निकाली उसको आप टेबल वैल्यू से कंपेयर करते हो और इनके कंपैरिजन के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। अब उसके लिए एक सिंपल सा रूल है जो आप लोगों को लर्न करना है। दिस इज द रूल। There are two ways in which we, in which we can take the decision. दोनों ही तरीकों से डिसीजन हमेशा सेम आएगा। जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग अपने सॉफ्टवेयर में करते हो तो वहां पे आपके पास दो चीजें आती हैं। एक आपके पास आता है, वहां पे आपको एक फिगर दिखेगी विच इज नोन एज टी वैल्यू। ये फिगर आपको अभी यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब हम सॉफ्टवेयर में करेंगे वहां पे आपको एक पी फिगर दिखेगी। अगर आपकी पी फिगर अल्फा से कम है या अल्फा के इक्वल है देन यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। क्योंकि उसका मतलब क्या हो जाएगा, सपोज दिस इज माय डायग्राम एंड माय अल्फा इज 0.05। अभी मैं वन टेल टेस्ट की बात कर रही हूँ। सपोज दिस इज माय डायग्राम and my alpha is 0.05। अगर मेरी जो p वैल्यू आती है, p वैल्यू क्या होती है वो हमको सॉफ्टवेयर से पता चलेगी। अगर मेरी p वैल्यू अल्फा से कम आती है या अल्फा के इक्वल भी आती है, दैट मीन्स अल्फा से कम मतलब मैं इस रीजन के अंदर लाई कर रही हूँ या मैक्सिमम मैं इस लाइन के ऊपर ऑपरेट कर रही हूँ। जब भी इस रीजन के अंदर मेरी वैल्यू आई है मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगी। आई विल रिजेक्ट माई नल हाइपोथेसिस, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये आपका रिजेक्शन एरिया है।
अगर आपकी पी वैल्यू अल्फा से ज्यादा आती है दैट मीन्स यू आर लाइंग इन दिस रीजन, और ये वन टेल टेस्ट है तो रिजेक्शन रीजन आपका सिर्फ एक ही तरफ है, दैट मीन्स यू विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। इतना क्लियर हुआ क्यों रिजेक्ट किया और क्यों एक्सेप्ट किया? पी वैल्यू कैसे आएगी वो सॉफ्टवेयर से पता चल जाएगा, पर क्या ये बात क्लियर हुई? क्या इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। अगर मेरी पी वैल्यू मेरे अल्फा से कम आती है, दिस अल्फा कैन बी एनीथिंग, दिस कैन बी 0.10 ऑल्सो, ये 10% भी हो सकता है अल्फा, ये 1% भी हो सकता है, ये 2% भी हो सकता है। मैंने एज्यूम किया है अगर मेरा अल्फा 0.05 है, अल्फा अगर आपका मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम आपका माइक ऑफ है। जब मैं टू टेल टेस्ट की बात करती हूँ तो उस केस में मैं अल्फा को दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि अब मैंने क्या किया, मैंने सिग्निफिकेंस लेवल तो 5% लिया था, लेकिन मैं उसको दो तरफ चेक कर रही हूँ, ज्यादा भी और कम भी। तो उस केस में मेरा जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो दोनों तरफ आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो 0.05 मतलब 5% का आधा क्या है, 2.5%, तो 0.025, 0.025। अब अगर आपकी पी वैल्यू इससे कम आती है, 0.025 से अगर आपकी पी वैल्यू कम आती है, चाहे वो इस तरफ हो चाहे वो इस तरफ हो, देन यू विल रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस। अगर वो इधर आती है देन यू विल एक्सेप्ट योर नल हाइपोथेसिस। मैम ये पीपीटी शेयर कर दोगे आप? पीपीटी में डिटेल शेयर कर दूंगी। ओके मैम, थैंक ये वाला पॉइंट समझ में आया? एक तरीका तो आपके नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने का तरीका ये है कि आप इस बेसिस पे डिसाइड करो कि आपकी पी वैल्यू क्या आई है, और उस पी वैल्यू को आप डायरेक्टली अपने अल्फा से कंपेयर करो। अगर वो अल्फा से कम है इन केस ऑफ वन टेल टेस्ट, और या फिर वो अल्फा बाय 2 से कम है इन केस ऑफ टू टेल टेस्ट, देन यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज यू विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। सिंपल। एक और तरीका इसको कैलकुलेट करने का क्या है, दोनों से आंसर सेम आता है, मोस्ट एक्सेप्टेबल रिजेक्टेबल इसमें कुछ नहीं आता क्योंकि दोनों से आंसर सेम आता है। जो कन्वीनियंट होता है वो ये पी वैल्यू वाला केस सबसे कन्वीनियंट होता है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली फिगर देख के आपको पता चल जाता है दैट वेदर यू विल एक्सेप्ट और यू विल रिजेक्ट। दूसरा तरीका होता है कि आप जेड वैल्यू को कंपेयर करें। जेड वैल्यू मतलब जो जेड वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है, अगर वो जेड वैल्यू आपकी टेबल वैल्यू से, जिसको हम क्रिटिकल वैल्यू भी बोलते हैं, दिस इज द कैलकुलेटेड जेड वैल्यू एंड दिस इज क्रिटिकल, जो आपको टेबल से पता चलती है, अगर वो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से मतलब टेबल वैल्यू से ज्यादा है, देन यू विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। इसका भी सेम रीजन है, हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू निकलती है वो हमारी हमेशा सिग्निफिकेंस लेवल के बेसिस पे निकलती है। क्रिटिकल वैल्यू हम इधर लिखते हैं और क्रिटिकल वैल्यू सेम रहती है। 5% सिग्निफिकेंस लेवल के लिए क्रिटिकल वैल्यू सेम रहेगी, 10% के लिए भी सेम रहेगी, चाहे आप कोई भी टेस्ट अप्लाई करो। क्रिटिकल वैल्यूज इन चार वैल्यूज के लिए 1%, 2%, 5% एंड 10% आप रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 5% सिग्निफिकेंस लेवल के लिए आपकी क्रिटिकल वैल्यू होती है 1.961, ये मैं टेबल से बता रही हूँ आपको। तो -1.961 अगर आपका वन टेल टेस्ट है, या -1.961 अगर आपका राइट साइड आ रहा है। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू इस क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा है, मतलब मेरी वैल्यू 1.961 से ज्यादा है, इसका मतलब मैं इस रीजन के अंदर लाई कर रही हूँ। अगर मैं इस रीजन के अंदर लाई कर रही हूँ तो आई विल एक्सेप्ट माय नल हाइपोथेसिस। अगर मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से कम है, मतलब मैं इस रीजन के अंदर लाई कर रही हूँ, तो आई विल रिजेक्ट माय नल हाइपोथेसिस।
सिंपल, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा, चाहे आप पी वैल्यू अप्रोच यूज करो, चाहे आप जेड वैल्यू अप्रोच यूज करो, सिर्फ दो तरीके हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट जो नहीं है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, कंप्लीटली योर विश। हम पी वैल्यू अप्रोच को ज्यादा रिकमेंड करते हैं क्योंकि उसके अंदर आपको पता है आपका सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, यहाँ पे आपको क्रिटिकल वैल्यू याद करनी पड़ेगी। ऑल्दो एक्सेल आपको लिख के दे देता है, फिर भी अगर आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, एसपीएसएस में शायद नहीं आती है, तो वहां पे आपको याद करनी पड़ेगी। तो सिंपल है, सिर्फ आप पी वैल्यू देखो कि पी वैल्यू क्या आई है, वो देखो कि आपके सिग्निफिकेंस लेवल से कम है, अगर कम है तो रिजेक्ट करो नल हाइपोथेसिस को, अगर ज्यादा है तो एक्सेप्ट करो। टू टेल टेस्ट के अंदर पहले ही अपने सिग्निफिकेंस लेवल को डिवाइडेड बाय 2 कर लो और फिर उसको कंपेयर कर लो। तो दिस इज द फाइनल डिसीजन, ये कंक्लूजन है कि आप अपना कंक्लूजन पे कैसे रीच करते हो, आपको फिगर्स कैसे देखनी है, पी वैल्यू का क्या मतलब है, अल्फा का क्या मतलब है, कैलकुलेटेड जेड वैल्यू का क्या मतलब है। मैनुअल कैलकुलेशन में नहीं बता रही हूँ बिकॉज वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, वो फिर अलग ही क्लास हो जाएगी बिल्कुल। ये मैंने यहाँ पे आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए आपको क्रिटिकल वैल्यूज बता दी है, मैं ये स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। 1% की क्रिटिकल वैल्यू होती है 2.576, 2% की क्रिटिकल वैल्यू होती है 2.326, 5% पे 1.96 और 10% पे 1.645। These are the critical values of Z और critical values of T बिल्कुल सेम होती हैं at different significance level। ये डायरेक्टली मैंने टेबल से उठा के यहाँ पे लिख दी है, क्योंकि जनरली एक्सेप्टेबल ये 4 ही होते हैं, तो इसलिए हम इन 4 ही सिग्निफिकेंस लेवल पे काम करते हैं। अब हमने 3 तरह के टेस्ट सीखने हैं, 1 सैंपल टी टेस्ट या फिर 1 सैंपल जेड टेस्ट, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट एंड पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। Before moving on to the Excel portion, first of all we should understand कि इन सब टेस्ट का मतलब क्या होता है। आप मुझे एक हाइपोथेसिस मैं आपको बताती हूँ और आप मुझे बताओगे कि हम इसमें कौन सा टेस्ट लगा रहे हैं। मैं एक हाइपोथेसिस बताऊंगी और उस एक हाइपोथेसिस में मैं रीफ्रेम कर करके आपको बता दूंगी कि 3 अलग अलग टेस्ट कब लगेंगे। लेट्स से पहला हाइपोथेसिस, द एवरेज मार्क्स of students of BCom 6th semester is greater than 80%. Again, I am repeating. Average marks for students of 6th semester is greater than 80%. मैंने क्या बोला कि 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं ऑन एन एवरेज वो ग्रेटर देन 80% है। ये मेरा हाइपोथेसिस है, मैंने नल हाइपोथेसिस बनाया दैट दे आर नॉट ग्रेटर देन 80% और मैंने ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाया दैट दे आर ग्रेटर देन 80% और दे आर इक्वल टू 80%। मैंने ये अपना ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाया। व्हाट इज दिस? दिस इज 1 सैंपल टी टेस्ट और 1 सैंपल जेड टेस्ट। Why it is 1 sample T test and 1 sample Z test? क्या आपके पास, आप जब इस पे सैंपल कलेक्ट करोगे तो क्या सैंपल कलेक्ट करोगे, क्या पूछोगे आप बच्चों से? हम उनके मार्क्स। उनके मार्क्स, क्या इसके अलावा आप और कोई इन्फॉर्मेशन उनके बारे में कलेक्ट कर रहे हो? नो मैम। नहीं। तो जब हमारे पास सिर्फ एक ही सैंपल है जिसके बेसिस पे हमें चेक करना है, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है, उनके मार्क्स और कुछ नहीं है हमारे पास। जब हमारे पास सिर्फ उनके मार्क्स हैं, हाँ एग्जैक्टली, यू कैन से जब हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है दैट इज 1 सैंपल। और वो टी टेस्ट कब बनेगा? जब आपके पास 30 या 30 से कम सैंपल है। और वो जेड टेस्ट कब बनेगा? जब आपके पास 30 से ज्यादा सैंपल है। जस्ट अ सेकंड प्लीज वेट। जब हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं दैट इज 1 सैंपल, वो टी टेस्ट कब बनेगा? जब सैंपल 30 या 30 से कम है। अगर 30 से ज्यादा है तो वो जेड टेस्ट बन जाएगा आपका। अब मैं इसमें बोलती हूँ, लेट अस से द एवरेज मार्क्स ऑफ मेल in 6th semester is greater than female.
अब आप उनसे क्या पूछोगे, आप अपने क्वेश्चनर में 2 चीजें डालोगे, मेल फीमेल एंड मार्क्स। आप उनसे ये 2 चीजें पूछोगे, क्योंकि अब आपको ये भी पता लगाना है कि जिसके मार्क्स आपने लिया है वो मेल है या जिसके मार्क्स आपने लिए हैं वो फीमेल है। 2 वेरिएबल्स हो गए अब आपके पास यहाँ पे। मैम जो हाँ, पहले वाला था हमारा, उसमें वन सैंपल टेस्ट है ना, उसमें टी 1 और सैंपल जेड टेस्ट, दोनों, टी और जेड कोई भी लगा सकते हैं। टी और जेड कोई भी, यस। टी कब लगता है, जब 30 या 30 से कम का सैंपल होता है। जेड कब लगता है, जब 30 से ज्यादा का सैंपल होता है। मैम अगर 30 से ज्यादा वाले में हम जेड लगा दें, 30 नहीं से ज्यादा टी वाले में 30, जेड लगता है। अच्छा अच्छा, 30 अगर से देखो, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में टी टेस्ट और जेड टेस्ट को अलग अलग नहीं माना जाता, उनको सेम माना जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बड़े सैंपल को जेड टेस्ट में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन नाम उसको टी टेस्ट देता है। ऑटोमेटिकली वो उसको जेड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जब आप मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हो, जब आप मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप बड़े सैंपल के अंदर टी टेस्ट लगा ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी आपको टेबल वैल्यू ही नहीं मिलेगी, उसकी आपको टेबल वैल्यू ही नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देता है। मैम तो कितने भी वेरिएबल्स ले सकते हैं हम एक टाइम पे, 2 3 हाँ 4? बिल्कुल, उसके लिए फिर दूसरा आप अनोवा यूज करो, फिर उसके लिए टेस्ट दूसरा हो जाता है। टी टेस्ट और जेड टेस्ट में हमारे पास मैक्सिमम दो सैंपल होते हैं। अगर आपने 3 सैंपल लेने हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चेक करना है मेल फीमेल, लेट्स से मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, या फिर लेट्स से आपने ये देखना है कि इंग्लिश में ज्यादा मार्क्स हैं कि एसएसटी में ज्यादा मार्क्स है कि हिंदी में ज्यादा मार्क्स है, तो आपने 3 सैंपल ले लिए। एक वेरिएबल हो गया इंग्लिश, एक हो गया एसएसटी, एक हो गया साइंस, तो यहाँ पे टी टेस्ट जेड टेस्ट नहीं लग सकता। यहाँ पे फिर आप अनोवा या कुछ और टेक्निक होती है, फिर आप वो लगाते हो, लेकिन आप ले जितने मर्जी सकते हो, दैट इज अलाउड। तो जब मेरे पास एक सैंपल है, मतलब जब मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि क्या मेरे मार्क्स 80% से ज्यादा है कि नहीं है, दैट इज ईदर 1 सैंपल टी टेस्ट और 1 सैंपल जेड टेस्ट। जब मैं 2 सैंपल्स के बीच में कंपैरिजन कर रही हूँ, मेल्स के ज्यादा मार्क्स हैं कि फीमेल्स के ज्यादा मार्क्स हैं, एसएसटी में ज्यादा मार्क्स है कि हिंदी में ज्यादा मार्क्स हैं, दैट इज 2 सैंपल जेड टेस्ट और 2 सैंपल टी टेस्ट। इसको हम बोलते हैं 2 इंडिपेंडेंट सैंपल, क्योंकि मेल्स के मार्क्स का फीमेल्स के मार्क्स से कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि बॉयज के ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं या गर्ल्स के ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, इसमें आपस में कोई रिलेशनशिप है, कोई रिलेशन नहीं है। देयर कैन बी एनीथिंग, मेल्स के मार्क्स का कोई भी फीमेल्स के मार्क्स पे वो डिपेंडेंट नहीं है। तो दीज आर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल व्हिच यू आर टेकिंग। आपके इंग्लिश में ज्यादा नंबर आ रहे हैं कि एसएसटी में ज्यादा नंबर आ रहे हैं, इनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकती कि अगर किसी के इंग्लिश में ज्यादा नंबर आ रहे हैं ना, तो उसके एसएसटी में भी ज्यादा नंबर आएंगे। नो, आई कैन नॉट से दैट, दिस इज 2 इंडिपेंडेंट सैंपल। मुझे पता लगाना है कि लोगों के इंग्लिश में ज्यादा कम है या एसएसटी में ज्यादा कम है। So when you are comparing 2 samples, that is 2 independent sample Z test or 2 independent sample T test, again depending upon the sample size. Third, when we are saying, जब हम सेम सैंपल को 2 अलग अलग सिचुएशन में चेक करते हैं, जैसे ट्रेनिंग वाला एग्जांपल इधर आ जाएगा, ट्रेनिंग से पहले ज्यादा नंबर थे कि ट्रेनिंग के बाद ज्यादा नंबर थे। अब आपका सैंपल सेम है, जिन लोगों पे आपने पहले टेस्ट किया और जिन लोगों पे आपने बाद में टेस्ट किया वो लोग तो आपके सेम रहेंगे, तो दैट इज पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट और पेयर्ड सैंपल जेड टेस्ट। जब आपका सैंपल सेम रहता है दोनों सिचुएशन में, तो हम उनको बोलते हैं कि ये हमारा पेयर्ड सैंपल है, कि पहले भी यही सैंपल था, बाद में भी यही सैंपल है। कोविड की वजह से आपकी सेल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, आपने ली सेल्स बिफोर कोविड, आपने ली सेल्स आफ्टर कोविड, तो आप इसमें कोविड का इम्पैक्ट चेक कर रहे हो कि कोविड से पहले क्या सेल्स थी और कोविड के बाद क्या सेल्स थी। आपकी सेल्स जो वेरिएबल है वो तो आपका वेरिएबल तो सेम रहा ना, सिर्फ सिचुएशन बदल गई, पहले थी कोविड से पहले, अब है कोविड के बाद। एक पर्टिकुलर वेट लॉस प्रोग्राम के बाद लोगों के वेट में चेंज क्या आया, आपने लोगों का सैंपल तो सेम रखा ना, ऐसा तो नहीं है ना कि वेट लॉस प्रोग्राम से पहले आपने अलग लोग लिए थे और वेट लॉस प्रोग्राम के बाद आप अलग लोग ले लोगे। जिन लोगों पे आपने वेट लॉस प्रोग्राम कंडक्ट किया है, आप उन्हीं का वेट ट्रेनिंग से पहले भी लोगे और उन्हीं का वेट ट्रेनिंग के बाद भी लोगे। तो दैट इज नोन एज पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। अब हमें ये 3 टेस्ट, 1 सैंपल, इंडिपेंडेंट सैंपल और पेयर्ड सैंपल, अब हम ये 3 टेस्ट हमने देखने हैं कि इन 3 टेस्ट को आप एक्सेल पे कैसे परफॉर्म करते हैं।
लेट अस सी। पहले बताओ एग्जाम्पल क्लियर हुआ? तीनों का एग्जाम्पल क्लियर हुआ, मतलब क्लियर हुआ तीनों का? यस मैम। अब देखो, अब हम आते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे एंड नाउ यू विल सी कि कितनी जल्दी आपका काम। एक्सेल शीट विजिबल है सबको? मैं ये एक्सेल शीट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। विजिबल। विजिबल है। सबसे पहले देखो, शीट का नाम है वन सैंपल टी टेस्ट। सपोज मैंने यहाँ पे चेक करना है, ये मेरे पास कुछ 30 स्टूडेंट्स के, यू कैन सी ये 30 सैंपल है मेरा, द काउंट इज 30 बच्चों का मैंने सैंपल लिया है, उनके मेरे पास एक पर्टिकुलर टेस्ट में मार्क्स है। लेट्स से मैं यहाँ पे हाइपोथेसिस बनाती हूँ, मेरा नल हाइपोथेसिस, लेट्स से आई फ्रेम दैट द मार्क्स दे आर नॉट इक्वल टू 80%, और मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? लेट्स से my null hypothesis is that the marks are less than, or let's say the marks they are not equal to 80%. मतलब they can be greater than also, they can be less than also. Wait. My null hypothesis, let's say I want to prove कि एक particular section में बच्चों के marks 80% से above हैं, 80% से above हैं, तो आप इसको लोगे null hypothesis को that the marks they are either less than or equal to 80%. This will be your null hypothesis, and your alternate hypothesis will be, let's say my alternate hypothesis are that the marks, क्योंकि मैंने null लिया less than or equal to, तो मैं alternate क्या लूंगी, that they are greater than 80%. This is my alternate hypothesis. So this is one sample t test, क्योंकि मेरा sample size क्या है, यहाँ पे sample size 30 का है, और मेरे पास सिर्फ एक ही मेथड है यहाँ पे अवेलेबल, मेरे पास सिर्फ मार्क्स अवेलेबल है, तो एक ही वेरिएबल है। अब आपने यहाँ पे टी टेस्ट कैसे लगाना है, ध्यान से देखो, आपके पास यहाँ पे इन सब टैब में टैब होते हैं डेटा टैब। यू विल गो टू डेटा टैब, डेटा टैब के अंदर बिल्कुल आप लेफ्ट साइड पे आ जाओ, यहाँ पे डेटा एनालिसिस, वेट, there is the data analysis option here. You have a data analysis option this way. Go to data. No, I'm not getting the data analysis option. Till now it was showing and now it is not showing. Give me a minute. It is not showing. Just 1 second.
So now the screen is visible. So what I have done is मैंने ये data analysis toolkit यहाँ पे earlier it was showing, आप लोगों के लैपटॉप में भी शो करेगा, अगर नहीं शो करता तो I will tell you how to add it in Excel. I don't know whether already some teacher has told you or not. तो ये हमारा null और alternate hypothesis था. The first step is to go onto the data tab. Then on the extreme right, the first option available to you is the data analysis option. हमारे जितने भी टी टेस्ट, जेड टेस्ट, कोरिलेशन, अनोवा, जितने भी स्टैटिस्टिकल टूल्स हमारे पास एक्सेल में अवेलेबल होते हैं, ऑल दोस टूल्स दे आर अवेलेबल इन दी डेटा एनालिसिस ऑप्शन. सो यू विल क्लिक ऑन दी डेटा एनालिसिस ऑप्शन. जैसे ही आप इस डेटा एनालिसिस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे दिखाएगी. अनोवा 2 फैक्टर विद रेप्लिकेशन, अनोवा 2 फैक्टर विदाउट रेप्लिकेशन, आप देखो सभी टेस्ट हैं यहाँ पे. कोरिलेशन, कोवेरिएंस, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीपी. आप लोगों को मीन, मीडियन, मोड, ये सब कुछ अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. आप डेटा एनालिसिस पे जाओ, ये आपको सारे डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे कैलकुलेट करके दे देगी. तो जो लोग अपने क्वेश्चनियर पे काम कर रहे हैं, आपको यहाँ पे कोई मीन का, कोई एवरेज का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है. जस्ट गो ऑन टू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड योर वर्क विल बी डन. यू सी एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, काफी सारे टेस्ट हमारे पास. मूविंग एवरेज आप लोगों ने पढ़ा होगा. हिस्टोग्राम, ये सब, रैंडम नंबर जनरेशन, रैंक एंड परसेंटाइल, रिग्रेशन, आप पूरा रिग्रेशन जो आपने उसमें किया था सब रिग्रेशन आप यहाँ पे लगा सकते हो. अब हमें जिन टेस्ट पे काम करना है वो है ये 4 टेस्ट. आप देखो, टी टेस्ट पेयर्ड 2 सैंपल फॉर मीन, टी टेस्ट 2 सैंपल एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंस, 2 सैंपल एज्यूमिंग अनइक्वल वेरिएंस. ये क्या होता है ये हम पढ़ेंगे. जेड टेस्ट 2 सैंपल फॉर मीन. अब हमारे पास क्या आपको यहाँ पे कहीं पे भी 1 सैंपल वर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा 1 सैंपल वर्ड. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम 1 सैंपल चेक करते हैं तो सबसे पहला काम हमारे पास होता है, क्योंकि 1 सैंपल चेक करने के लिए एक्सेल में कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, तो हमारे पास यहाँ पे हम इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं. मतलब हम क्या करते हैं, डमी वेरिएबल बनाने से. उससे हमारे रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लेट्स से आई विल राइट डमी हियर. डमी मतलब ये एक फेक वेरिएबल मैं क्रिएट कर रही हूँ जिसको मैंने वैल्यूज दे दी 0. बस ये 2 लिख दो, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है. मैंने यहाँ पे सिर्फ अपना टेस्ट अप्लाई करने के लिए एक डमी वेरिएबल बना दिया और मैंने उनको 0 0 वैल्यूज दे दी. आपको नीचे तक लिखने की जरूरत नहीं है, लिखते हो तो भी कोई बात नहीं है, वैसे कोई जरूरत नहीं है. बस इनिशियल 2 लिख दो कि ये आपने एक फेक वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू 0 है. अब वैल्यू 0 है तो इससे आपके टेस्ट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता. जब हम मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हम अपने एक्सेल पे ये करते हैं तो हमें ये करना पड़ता है. हमें ये डमी वेरिएबल जरूर क्रिएट करना पड़ता है. अब आपने जब ये डमी वेरिएबल बनाया, अब हम यहाँ पे टेस्ट लगा सकते हैं. नाउ आई विल गो टू डेटा एनालिसिस एंड आई विल सिलेक्ट टी टेस्ट 2 सैंपल एज्यूमिंग इक्वल. वेरिएंस क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज वेरिएंस? व्हाट इज वेरिएंस? यस, वेरिएंस होता है कि आपके डेटा में कितनी वेरिएशन है. वेरिएशन मतलब कि मीन से आपका डेटा कितना वेरी करता है. फॉर एग्जांपल, अगर जो मेरे पास डेटा है इसका मीन आता है लेट्स से 78, तो मेरी वैल्यू 78 से कितनी इधर उधर है, दैट इज माय वेरिएंस. तो यहाँ पे आपका 2 सैंपल एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंस मतलब कि इन दोनों का वेरिएंस, टेस्ट ग्रेड का और डमी वेरिएबल का वेरिएंस इक्वल है. या फिर 2 सैंपल एज्यूमिंग अनइक्वल वेरिएंस मतलब आपके टेस्ट ग्रेड का और डमी वेरिएबल का वेरिएंस जो है वो अनइक्वल है. आई कैन वेरी वेरी से बाय जस्ट लुकिंग एट द डेटा कि इनका वेरिएंस यहाँ पे सेम तो नहीं हो सकता. मेरे टेस्ट ग्रेड 82, 94, 99, 75 और डमी वेरिएबल में तो मैंने लिया ही 0 0 है. डमी वेरिएबल में तो कोई वेरिएंस है ही नहीं, जबकि टेस्ट ग्रेड में तो वेरिएंस 100% आपको आएगा ही आएगा. So here you will take t-test 2 sample assuming unequal variance and you will just click on OK. OK पे क्लिक करते ही अब आप देखो उसने आपसे क्या क्या पूछा है. सबसे पहले उसने क्या पूछा, वेरिएबल 1 की रेंज क्या है. या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर दो मतलब जो भी आपकी सेल वैल्यूज हैं, या फिर आप सिलेक्ट कर दो वेरिएबल 1 की क्या रेंज है मेरी. ये मेरा वेरिएबल 1 है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम. क्यों मैंने इसको सिलेक्ट किया? वेरिएबल 1 क्या है मेरा? टेस्ट मार्क्स. कभी भी आप डमी वेरिएबल के अंदर वेरिएबल 1 नहीं लोगे, वेरिएबल 1 में जो आपका एक्चुअल वेरिएबल है वही लोगे. दिस इज माय वेरिएंस, वेरिएबल 1. वेरिएबल 2 की रेंज क्या है?
वेरिएबल 2 की रेंज ये है जो मेरा डमी वेरिएबल मैंने क्रिएट किया था, B2 से B3, इसमें यहाँ पे डॉलर साइन लगा दिया है सो दैट आप रिजल्ट कहीं पे भी लो, डॉलर का मतलब होता है कि आपने इस सेल को फिक्स कर दिया है। अब हाइपोथेसाइज्ड मीन डिफरेंस, इसका क्या मतलब है, वो आपसे पूछ रहा है कि क्या डिफरेंस आप चेक करना चाहते हो। मैं यहाँ पे क्या चेक कर रही हूँ कि क्या मेरे मार्क्स नल हाइपोथेसिस मैंने लिया है वेदर दे आर लेस देन और इक्वल टू 80% एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज वेदर इट इज ग्रेटर देन 80%। इसका मतलब मैं किस बेसिस पे चेक कर रही हूँ, मैं 80 पे चेक कर रही हूँ। मेरा मीन रेंज क्या है, क्योंकि मैं वन सैंपल चेक कर रही हूँ, तो जैसे आपने क्वेश्चन भी देखेंगे आपको क्वेश्चन क्या मिलते हैं, whether the value is greater than 23 or not। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि 80% से आपको कंपेयर करना है कि 80% से कम है, 80% से ज्यादा है कि 80% से इक्वल है। दिस यू हैव टू चेक। तो द हाइपोथेसाइज्ड मीन डिफरेंस विल बी 80 है। अगर मेरा यहाँ पे होता, सपोज मैं बोलती नल हाइपोथेसिस दैट द मार्क्स दे आर लेस देन और इक्वल टू 75%, so I would have taken the value 75 here. After that, लेबल्स का एक ऑप्शन है यहाँ पे। आप लेबल्स का मतलब जो आपने रेंज सिलेक्ट करी है, मैंने यहाँ पे रेंज क्या सिलेक्ट करी है, मैंने A2 से A30 सिलेक्ट करी है। लेट्स से अगर मैं रेंज ये ना सिलेक्ट करके मैं अपनी रेंज ये सिलेक्ट करती, मैं टेस्ट ग्रेड वाले कॉलम को भी इसमें इंक्लूड कर लेती और यहाँ पे भी मैं लेट्स से मैंने डमी के नाम को भी यहाँ पे अपना इंक्लूड कर लिया, मतलब मेरी रेंज क्या हो गई D1 से D3। जब आप ऊपर की हेडिंग को भी इंक्लूड करते हो देन यू क्लिक ऑन लेबल। लेबल्स मतलब जो पहले वाली आपने कॉलम सेलेक्ट करी है वो आपकी लेबल्स है, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है। जब आप इनको सिलेक्ट नहीं करते तो आप लेबल्स पे क्लिक नहीं करोगे, अदरवाइज अगर आपने तब भी लेबल्स पे क्लिक कर दिया तो वो आपकी पहली वैल्यू को कंसिडर ही नहीं करेगा। तो अब मैंने क्योंकि यहाँ पे पहली वैल्यू इंक्लूड करी है तो आई विल क्लिक ऑन लेबल से। नाउ नेक्स्ट इज अल्फा। अल्फा आप देखो ऑटोमेटिकली इसने 0.05 ले लिया है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, कम मैं इसको फिलहाल 0.05 ही रहने देती हूँ। तो मेरा सिग्निफिकेंस लेवल, हाँ ये आपका सिग्निफिकेंस लेवल है, राइट। मैंने बोला था ना सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा से डिनोट होगा यहाँ पे, ये आपका सिग्निफिकेंस लेवल। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है कि आपको आउटपुट कहाँ देना है, आपको आउटपुट इसी वर्कशीट पे चाहिए तो आप फर्स्ट वाला कॉलम सिलेक्ट करोगे। अगर आपको आउटपुट किसी नई वर्कशीट पर चाहिए या किसी इंटायरली नई एक्सेल पर चाहिए, नई वर्कबुक पर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं चाहती हूँ मेरा आउटपुट मुझे यही मिल जाए और कहाँ मिले मेरा आउटपुट मुझे यहाँ मिल जाए, लेट्स से इस कॉलम में मुझे मेरा आउटपुट चाहिए। सिंपल, सब कुछ हो गया। वेरिएबल 1 की रेंज सिलेक्ट हो गई, 2 की रेंज सिलेक्ट हो गई, हाइपोथेसाइज्ड मीन डिफरेंस हो गया, अल्फा हो गया, लेबल सिलेक्ट कर दिए, आउटपुट रेंज बता दी, क्लिक ऑन ओके एंड आपका पूरा का पूरा टेबल आपके पास बनकर आ गई। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने, क्योंकि ये डमी क्रिएट किया था, आपने इसको डिलीट करना है। आपने यहाँ पे इसको चेंज करना है टू सैंपल एज्यूमिंग अनइक्वल वैल्यूज को आपने लिखना है 1 सैंपल टी टेस्ट, दिस यू हैव टू चेंज। 2 सैंपल की जगह आपने यहाँ पे इसको 1 सैंपल टी टेस्ट करना है। अब आप ये देखो ये आपके पास आ गया मीन, मीन है 90.9। हमें कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ क्या देखना है, क्या सबसे पहले मुझे ये बताओ ये 1 टेल टेस्ट था या 2 टेल टेस्ट था? 1 टेल था। 1 टेल टेस्ट था। 1 टेल टेस्ट था। मैं इसको किससे कंपेयर करूंगी, अल्फा से कंपेयर करूंगी। यस मैम 5%। 5% से कंपेयर करूंगी। 5% क्या मतलब 0.05। ये मेरी पी वैल्यू है 1 टेल की, ये मेरी पी वैल्यू है 2 टेल की। दिस इज द पी वैल्यू फॉर 1 टेल टेस्ट। पी वैल्यू क्या आ रही है 1.00342198 माइनस ये ई में कुछ आ रही है, ये ई का मतलब होता है बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी। इसको मैं नंबर्स में होम पे इसको करने का एक तरीका होता है, आई विल टेल यू दैट, मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो फिलहाल आप इसको ऐसे कंपेयर करो। ये टी की क्रिटिकल वैल्यू है, क्या है टी की क्रिटिकल वैल्यू? टी की क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 1. ये टी की क्रिटिकल वैल्यू क्या आ रही है 1.699। क्रिटिकल वैल्यू होती है आपकी टेबल वैल्यू। टेबल वैल्यू क्या आई मेरी, टेबल के हिसाब से 1.699। और टी स्टैटिस्टिक्स मतलब ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। टी स्टैटिस्टिक्स क्या है यहाँ पे 7.64
0.64। क्या रूल था मेरा? अगर मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा होगी तो आई विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। यही रूल था। कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा है तो वी विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। यही था मेरा रूल। ओके, लीव इट हियर, छोड़ दो। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। शुरू से इसको मैं आपको एक्सेल पे बताऊंगी कैसे करना है। विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन फ्राइडे। ओके, पर अगर मुझे कोई काम हुआ तो मैं ओके। Yes, ma'am. ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। मैं आपके